हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जो हमें प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी के बेस पे हमें पता चलता है कि ट्रांजेक्शन जो है इंटरस्टेट सप्लाई है या फिर इंटरस्टेट सप्लाई है। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। जो आज हम करने वाले सेक्शन 10 हमें कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इस जो सेक्शन 10 में हम केवल प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की ही बात करेंगे, सर्विसेज की बात नहीं करेंगे। सर्विसेज की बात जो करता है हमारा सेक्शन 12 करता है। जो सप्लाई और सर्विसेज के जो चैप्टर हैं हमारे रहेंगे चैप्टर सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13। सेक्शन 10 हमने देख लिया क्या है। इस केस में क्या है, जिसमें पीओएस इन केस ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सेक्शन 11 जो हमें कहता है पीओएस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया के बारे में बात करता है। और सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज में हमारा सेक्शन 12 है जो बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड द रेसिपिएंट इज इन इंडिया। और सेक्शन 12 बात करता है। और सेक्शन 13 हमें बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 की हम बात करते हैं। सेक्शन 10 में इसके दो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 और 2। सबसेक्शन 1 में हमने 5 इसके पार्ट करे। इसमें 1A हमें बताता है सप्लाई मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में। 10 सबसेक्शन 1B हमें बताता है बिल टू शिप टू के बारे में। सेक्शन 10 1C हमें बताता है जहां पर हमारी जो है नो मूवमेंट ऑफ गुड्स की, जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रही, खाली ओनरशिप जो है ट्रांसफर की जा रही है। और 10 1D हमें बताता है कि गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड कहाँ की गई हैं। और सप्लाई गुड्स ऑन बोर्ड एंड कन्वेंस हमें 10 1E हमें बताता है। और रेजिडुअरी जो बच गए हमारे वो सेक्शन 10 2 हमें बताता है। आइए देखते हैं 10 1 हमें क्या कहता है। वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी एज अंडर। वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पे सप्लायर की मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, whether by the supplier or the recipient or by any other person, the place of supply of such goods shall be the location of goods at a time at which the movement of goods terminate for the delivery of the to the recipient। जहां से गुड्स को टर्मिनेट किया जा रहा है रेसिपिएंट के लिए, उसके हिसाब से ही हम इस पे पीओएस लगाएंगे। अगर विद इन स्टेट में हो रहा है तो हम इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। अगर हमारा अदर स्टेट में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसमें हम आईजीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। सपोज जैसे हमारी कुछ गुड्स हैं जो दिल्ली टू दिल्ली ही डिलीवर हो रही हैं तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। और दिल्ली टू हरियाणा कुछ हो रही हैं तो उस टाइम पे हमारा उस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करते हैं 10B के बारे में। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन on the direction of the third person, whether acting as an agent or otherwise before or during the movement of goods, either by the way of transfer of the title of the goods or otherwise, it shall be deemed that the third person had received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of supply of business of such person। ये सेक्शन जो है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आज हम सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, क्योंकि इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होती हैं हमारे, उसमें दो तरह के हमारे इनवॉइसेस क्रिएट होते हैं। इसमें जो है मेनली बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन होती है, वहां पर जहां पर बायर डायरेक्ट कर रहा है सप्लायर को कि डिलीवर कर देना हमारे गुड्स को हमारे क्लाइंट के प्लेस पे। तो इसमें हमारे दो तरह के इनवॉइसेस होंगे। और इस केस में वो हमें कब बता सकता है, ड्यूरिंग, बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, या तो गुड्स के मूवमेंट होने से पहले या ऑन द वे हमें इसकी जो है इंस्ट्रक्शंस हमें दे सकता है। इस केस को हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मिस्टर वाई ऑफ मुंबई है, डायरेक्ट मिस्टर जेड टू डिलीवर द गुड्स टू मिस्टर
जेड ऑफ गुजरात, इसमें मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स जो है मुंबई में ही सिचुएटेड है, तो एक इनवॉइसिंग फ्रॉम मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में होगी जो कि मुंबई में ही सिचुएटेड है, तो ये हमारी क्या होगी, इंट्रास्टेट सप्लाई होगी और इसपे हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। और जो दूसरी ट्रांजेक्शन मिस्टर वाई और मिस्टर जेड के बीच में हुई है, जो कि गुड्स जो ट्रांसफर की गई है गुजरात में, और मिस्टर वाई जो सिचुएटेड है, मिस्टर वाई सिचुएटेड कहाँ है, बॉम्बे में, तो मिस्टर वाई और मिस्टर जेड गुजरात में, तो ये हमारी क्या हो गई, इंटरस्टेट सप्लाई होगी और उस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वहां पर उसको हमारे बिल टू शिप टू के में रखा जाता है और इस तरीके से इनवॉइसिंग हमें की जाती है ताकि सामने वाला कोरस्पॉन्डिंग सप्लायर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी ले सके, क्योंकि हमारा जो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 है हमें क्या कहता है, जहां पर भी हमें गुड्स रिसीव हुई हैं तभी वो बंदा आईजीएसटी का जो है आईटीसी का जो है बेनिफिट ले पाएगा। इस तरीके से अगर हम इनवॉइसिंग करते हैं तो हमारे को कोई इशू नहीं आएगा। इसका हमारे 10C हमें कहता है वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स whether by the supplier or recipient, the place of supply shall be the location of such goods at the time of the sub deliver or to the recipient। इसमें क्या कहता है कि हमारे को मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होगी, खाली जो है हमारी ओनरशिप जो है ट्रांसफर की जाएगी। इस केस में इसको हम एग्जांपल से के तरीके से समझते हैं, जैसे कि मिस्टर जेड ऑफ गुजरात ने एक जनरेटर दिया हुआ है मिस्टर वाई को रेंट पर, जो कि मिस्टर वाई की फैक्ट्री में दिया हुआ है, और मिस्टर वाई की जो फैक्ट्री कहाँ पर सिचुएटेड है, हमारी दिल्ली में सिचुएटेड है, वहां पे उसको रेंट पे दिया गया है। तो और बाद में मिस्टर वाई हैं जो उसको परचेज कर लेते हैं जनरेटर को मिस्टर जेड से, तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होगी वो हमारी क्या है कि इसमें जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रही, गुड्स ऑलरेडी हमारी कहाँ सिचुएटेड थी, दिल्ली में सिचुएटेड थी, बस इसमें हमारी जो है ओनरशिप बाद में हमने उसको ट्रांसफर की है। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो हमारी इसमें होंगी। इसको हम जो है हमारा जो सेक्शन 2 डेफिनेशन का है, सेक्शन 224 हमें क्या कहता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में भी आती हैं इस तरह की सर्विसेज। अगर जो है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ shall be the location where the goods are assembled or installed, such supply transition basically involves goods इन केस ऑफ मशीनरी, और सर्विसेज दे रहे हैं तो खाली इंस्टॉलेशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आएंगी। अगर कोई इंडिविजुअली कोई सर्विसेज दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन का, तो वो हमारे शेड्यूल 2 में हमें रखे गए हैं और पीओएस जो है उसके हिसाब से इस पे डिटरमाइन की जाएगी। अब हम देखते हैं वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबल। इस केस में क्या कहता है कि हमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड, जहां पर भी गुड्स हमारी असेंबल्ड की गई है उसी को हमारी जो है पीओएस माना जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक इंजीनियर है, एक टेलीकॉम कंपनी है, वो भी रजिस्टर्ड है हरियाणा में, और उन्होंने एक इंजीनियर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो भी सिचुएटेड है हरियाणा में, लेकिन जो है हमारे उनको इंस्टॉल करने हैं, असेंबल्स करने हैं टॉवर, जो कि उनको करने हैं दिल्ली में। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है, वो भी जो है हरियाणा का है, लेकिन इसमें पीओएस क्या है, इंस्टॉल्ड कहाँ हो रहे हैं, असेंबल्ड कहाँ हो रहे हैं, दिल्ली में। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होगी वो हमारी इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी और उस पर आईजीएसटी हमारा जो है एप्लीकेबल होगा। इसके 10E में देखते हैं वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन द बोर्ड ऑफ कन्वेंस इंक्लूडिंग अ वेसल, एन एयरक्राफ्ट, अ ट्रेन और अ मोटर व्हीकल, the place of supply shall be the location at which such goods are taken on board। अब हमारी जो कन्वेंस की डेफिनेशन है ना, वो हमारी सेक्शन 234 में डिफाइन की गई। कन्वेंस में हम किस किस चीज को इन्वॉल्व करते हैं, कन्वेंस से हमारा वेसल है, एयरक्राफ्ट है, ट्रेन है या मोटर व्हीकल को है इंक्लूड किया जाता है। इस केस में क्या है, जो हमारा जीएसटी है मेन जो है कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, कि जहां पर हमारी गुड्स कंजप्शन हुई उसी हिसाब से हमें अपना टैक्स लगाना है।
इस केस में क्या होगा, अगर जहां से भी हमने गुड्स को लोड किया है उसके हिसाब से ही हमारा टैक्स की लायबिलिटीज आएगी। हम इस पे एक एग्जांपल से समझते हैं। Mr. X of Mumbai has supplied watches to airline in Bombay airport, but such watches were supplied to passenger during their journey from Haryana to Delhi। तो इस केस में जो है हमारा पीओएस हम कैसे निकालेंगे? पीओएस, क्योंकि ये मुंबई एयरपोर्ट पर ही हुई है तो हमारी जो है मूवमेंट कहाँ से हो रही है गुड्स की, वो बॉम्बे पे हो रही है। तो इसमें क्या ट्रांजेक्शन होगा हमारा, इस पे इस तरीके से जो है हमारी ट्रांजेक्शन की जाएंगी। ट्रांजेक्शन 2 है हमारे एयरलाइन एंड पैसेंजर के बीच में, कि पैसेंजर और एयरलाइन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है। तो इसमें हम जो करेंगे 1E के अकॉर्डिंग करेंगे कि पीओएस क्या है इस केस में, बॉम्बे है। तो इस तरीके से जो है हम इसमें डिटरमाइन करेंगे पीओएस की सिचुएशंस। और सेक्शन 10(2) हमें जो बाकी बच गए हैं, where the place of supply of goods cannot be determined, the place of supply shall be determined in such manner as we prescribed। जहां पर भी हम पीओएस नहीं निकल पा रहे हैं तो एज पर रूल्स हमें जो है देखने पड़ेंगे, उस पर किस तरह के हम पीओएस निकालेंगे। ये था हमारे दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर। अभी हमने सेक्शन 10 ही कवर किया है, सेक्शन 11, 12 और 13 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप जीएसटी समझना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम धीरे धीरे अपनी इसमें वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।